अल्लाह ने इंसान और जिन्नात दोनों को बनाया है और जिन्नात में भी नेक और बुरे होते हैं। जब इंसान बुरे जिन्नात का सामना करता है तो उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वह इसकी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज भी हो सकता है। इसीलिए रात के वक्त वीरानों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये बुरे जिन्नात अपने उरूज पे होते हैं और अगर इनसे वास्ता पड़ जाए तो इनको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। आज की कहानी हमें अमानुल्लाह ने इस्लामाबाद से भेजी है, जो उनके मामू की है, जो टैक्सी चलाया करते थे और एक रात उनका इन्हीं जिन्नात से वास्ता पड़ गया और उनकी रात कितनी खौफनाक हो गई थी, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मगर अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, चैनल के बारे में दोस्तों को भी बता दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा ताल्लुक मर्दान से है पर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। ये कहानी मेरे मामू की है जो 17-18 साल पहले हुई थी। हम टैक्सीज़ का बिज़नेस करते हैं और ये बिज़नेस हमारे नाना जी ने शुरू किया था, पर इसे मैनेज हमारे मामू करते थे और टैक्सीज़ को मैनेज करने के साथ साथ टैक्सी चलाते भी थे। उनको घर वालों ने काफ़ी मना भी किया था, पर उन्हें ड्राइविंग का बहुत शौक था और वो कहते थे कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए वरना इंसान को झंग लग जाता है। मामू प्राइवेट बुकिंग्स भी लेते थे तो अक्सर लंबे लंबे सफ़र करते और हिम्मत ऐसी थी कि कई घंटे का सफ़र करने के बाद भी उसी रोज़ वापस भी आ जाते थे। पर एक रोज़ उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद उन्होंने टैक्सी चलाना ही छोड़ दी। मामू को एक सवारी मिली मर्दान से मनसहरा तक की। एक फैमिली ने बुकिंग कराई थी तो मामू दोपहर में उनको मर्दान से मनसहरा ले गए। मनसहरा से तकरीबन 45 मिनट अंदर एक गांव है जहां मामू की बहन यानी हमारी खाला रहती थी, तो मामू खुश भी थे कि वहां इतना जाना नहीं होता। मनसहरा की सवारी मिली है तो बहन से भी मुलाकात हो जाएगी। सफ़र बहुत नॉर्मल था और मामू इस रास्ते पर पहली बार नहीं जा रहे थे। उनका इस रास्ते पे आना जाना लगा रहता था, पर यहाँ रात में सफ़र का तजुर्बा नहीं था। मनसहरा पहुंचकर उन्होंने फैमिली को उतारा और खाला के घर के लिए निकल गए। खाला का घर थोड़ा अंदर वादी की तरफ था, तो उन्होंने वादी वाला रास्ता लिया और खाला से मिलने के लिए निकल गए। मगरिब का वक्त होने वाला था और मामू एक कच्चे रास्ते पे मुड़े जो खेतों से होते हुए खाला के घर की तरफ जाता था। अब इस रास्ते पे उन्हें एक जगह गाड़ी पार्क करनी थी। वह थोड़ा चलकर अंदर घर की तरफ जाना था। उन्होंने गाड़ी रोकी, वह गाड़ी से सामान निकाला जो वह बच्चों के लिए लेकर आए थे और फिर उस रास्ते से जो खेतों से होते हुए जाता था वहाँ पे चलने लगे। अब जब वह इस रास्ते पे जा रहे थे तो उन्हें अपने पीछे से घुर्राने की आवाज़ आने लगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मगरिब होने ही वाली थी और खेतों पे जानवर भी होते थे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। पर घुर्राना बढ़ता गया तो वह एहतियातन पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वह फिर आगे चलने लगते हैं तो घुर्राना फिर सुनाई देता है। वह फिर मुड़कर देखते हैं तो उन्हें घुर्राना तो सुनाई देता है, पर कोई नज़र नहीं आता। हैरान और परेशान कि कोई जानवर नज़र क्यों नहीं आ रहा। आवाज़ तो मेरे पीछे से ही आ रही है। मामू सामने मुड़ते हैं और तेज़ी से चलने लगते हैं, तो इस बार उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, पर मामू मुड़कर नहीं देखते और तेज़ी से चलते हुए खाला के घर पहुंच जाते हैं। खाला और खालू उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। खाना खाने के बाद वह लोग अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि मामू उनको बताते हैं जो उनको उस वक्त महसूस हुआ था जब वह खेतों से जा रहे थे। तो खालू कहते हैं कि आपने ठीक किया, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे पहाड़ों में कुछ शरारती जिन्नात हैं जो गांव वालों को तंग करते रहते हैं। वह अक्सर उनको कुत्तों की शक्ल में नज़र आते हैं, इसीलिए रात में लोग बेवजह नहीं निकलते और एहतियात ही करते हैं। इन वीरानों में इन मखलूक का बसेरा होता है और ये कहानियाँ यहाँ बहुत सुनने को मिलती हैं। एक किस्सा सुनाते हुए खालू ने बताया कि कुछ महीनों पहले एक अजीब सा वाक़या हुआ था। यहाँ हमारे एक बहुत मोतबर बुज़ुर्ग शाम में कुछ काम से वादी की तरफ गए थे, तो रास्ते में उन्हें पहाड़ पे एक गार नज़र आया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था और उसमें से रोशनी आ रही थी। उन्हें तजस्सुस हुआ तो वो इस तरफ देखने गए तो उन्हें इसमें सोना नज़र आया। उनको यकीन नहीं हुआ और वो वापस गांव आकर यहाँ से कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर गए, पर जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ न कोई सोना था और न ही कोई गार। हमारे गांव में यह भी मशहूर है कि यहाँ कोई खजाना है जिसका वो जिन्नात हिफाजत करते हैं, पर इस बात में कितनी हकीकत है उन्हें नहीं पता। जब बातें ख़त्म हुई तो मामू ने रात 11 बजे इजाज़त ली और वापस मर्दान जाने का कहा, तो खाला और खालू उन्हें कहने लगे कि रात के अंधेरे में मत जाओ, सुबह सवेरे निकल जाना। इतनी रात में जाना बेहतर नहीं है, खासकर उन वीरान रास्तों से जो मनसहरा जाते हैं।
तो मामू कहते हैं कि वो रात में सफ़र करते रहते हैं और उनकी आदत है, वो रुक नहीं सकते। तो खालू उनकी ज़िद देखकर कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी तक छोड़कर आते हैं और मामू अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। अब मामू गांव के रास्ते में मानसेहरा की तरफ जा रहे होते हैं। मौसम ठंडा होता है, बादल गरज रहे होते हैं कि कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। मानसेहरा से उन्हें मर्दान का रास्ता लेना था। रात बहुत काली थी क्योंकि गहरे बादल आए हुए थे और उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स भी ज़्यादा तेज़ नहीं थीं क्योंकि यह एक पुरानी सी गाड़ी थी। पर वो सुकून से गाड़ी चलाते हुए उस रास्ते पर चलते गए कि अचानक रात के अंधेरे में सामने उन्हें कोई चीज़ चलती हुई नजर आई। कोई जानवर नुमा चीज़ थी। अजीब बात यह थी कि मामू गाड़ी चला रहे थे और आगे आगे बढ़ रहे थे, पर वो जानवर नुमा चीज़ उनके सामने चल रही थी मगर उनकी गाड़ी के करीब नहीं हो पा रही थी। जितना मामू गाड़ी आगे चलाते जाते वो चीज़ उतने ही डिस्टेंस पर रहती, करीब नहीं होती। ये बहुत अजीब था क्योंकि जब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो उस चीज़ को तो उनके पास आ जाना चाहिए था, पर उसका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा था और 15 फीट का डिस्टेंस बनाए हुए थी। मामू ने गौर किया तो उन्हें उसके पीछे कोई दुम जैसी चीज़ महसूस हुई जो बहुत बड़ी और मोटी थी। उस पर बाल भी थे और वो दुम रोड पर रगड़ रही थी उसके चलने के साथ। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोमड़ी की दुम हो मगर उससे 3 गुना ज़्यादा लंबी। मामू की गाड़ी की हेडलाइट्स जो कि हल्की ज़रूर थीं मगर जब उस पर पड़ रही थीं तो उन्हें उसके बारे में पता चल रहा था कि वो चीज़ कैसी दिख रही है, मगर हेडलाइट्स उस चीज़ पर पड़ने के बावजूद उन्हें उसके आगे या सामने का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था, जैसे सिर और आगे के पैर वगैरह। बस एक बदसूरत या भयानक बड़ी सी पीठ का हिस्सा नज़र आ रहा था। मामू को सर्दी में भी पसीने आने लगे क्योंकि जो उनको नज़र आ रहा था वह गैर मामूली था। ज़रा सोचिए कि रात के अंधेरे में पहाड़ों और दरख्तों के बीच अकेली कार में कोई शख्स जा रहा हो और उसे एक बदसूरत जानवर नुमा चीज़ नज़र आए, जो कि जानवर है भी या नहीं इसका भी नहीं पता। क्या कैफियत होगी उस वक्त। और सोचिए कि कार चल रही है और वह भयानक चीज़ भी सामने चल रही है, पर कार के करीब नहीं आ पा रही, हमेशा 15 फीट दूर ही है और कार की स्पीड के साथ मूव हो रही है, पर लग ऐसा ही रहा है कि वह नॉर्मल स्पीड से चल रही है। कैसा महसूस होगा। मामू थोड़ा पैनिक हुए, घबराए कि यह क्या चीज़ है और करीब क्यों नहीं हो रही। उनके जहन में वह बातें घूमने लगीं जो उनको खालू ने बताई थीं कि रात के अंधेरे में शरारती जिन्नात तंग करते हैं। अब वह जानवर नुमा चीज़ अपनी पिछली टांगों पे एक गधे की तरह बीच रोड पे बैठ गई। मामू ये सब कार चलाते हुए देख रहे थे। अब वह कंफ्यूज हुए कि कार रोकें या चलाते रहें, और उस चीज़ के बैठने के बावजूद अब भी वह करीब नहीं हो रही थी और उसी डिस्टेंस में मौजूद थी। मामू पे खौफतारी हो गया। उनको लगने लगा कि शायद उनका दिमाग खराब हो रहा है। वह अपने सर पे और मुंह पे तेज तेज हाथ फेरने लगे। फिर वह चीज़ अपनी पिछली टांगों पे खड़ी हुई और एक इंसानी शक्ल में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब सामने कोई बहुत बालों वाला इंसान हो, और फिर देखते ही देखते वह चीज़ गायब हो गई। सामने अब सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं था। मामू बुरी तरह डर गए थे और जिक्र व अज़कार करने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखें। वो गाड़ी तेज़ चलाने लगे क्योंकि उनको बस उस जगह से निकलकर हाईवे की तरफ जाना था। उन्होंने गाड़ी अब 15 मिनट ही और चलाई होगी कि बारिश शुरू हो गई और उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ आती है किसी चीज़ के टूटने की, और उनकी गाड़ी एकदम बीच रोड पे रुक जाती है। गाड़ी का इंजन ऑन था, लाइट्स ऑन थी, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। वो गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो गाड़ी के टायर्स के बीच में उन्हें एक लोहे की रॉड फंसी दिखती है। वो मुआयना करते हैं तो महसूस होता है कि शायद इस लोहे की रॉड की वजह से गाड़ी का एक्सल टूट गया है। ये एक बहुत परेशानी वाली बात थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्हें कोई अजीब चीज़ नज़र आई थी और अब थोड़ा आगे जाके उनकी गाड़ी का एक्सल लोहे की रॉड फंसने से टूट गया। मगर लोहे की रॉड कैसे आई? जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें सामने कोई रोड नज़र नहीं आई थी। उनको अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। उनको लगा कि यह रॉड किसी ने जानबूझकर फंसाई है, शायद उसी मखलूक ने, और उन्हें ऐसे बहुत से अजीब अजीब ख्याल आने लगे। हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई। बादल ज़ोर से गरज रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गाड़ी में ही बैठे रहें और सुबह का इंतज़ार करें या मदद के लिए आगे जाएं। सर्दी भी बहुत बढ़ रही थी और उस जगह पे सिग्नल भी नहीं थे कि किसी को फ़ोन करें। मामू ने धक्का देकर गाड़ी को साइड पे किया और उसमें जाके दरवाज़ा लॉक करके बैठ गए और दुआ करने लगे कि कोई मदद आ जाए। मगर चांसेस बहुत कम थे क्योंकि रात में इस रास्ते पे कोई नहीं गुजरता था। खौफ भी बहुत था, मगर उनके पास वहाँ इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इंतज़ार करते करते वो गाड़ी में सो गए।
बारिश कभी तेज होती तो कभी हल्की, और फिर थोड़ी देर बाद उनकी सर्दी से आंख खुल गई। वो अपने हाथ रगड़ते गए कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे रात गुजारना मुश्किल हो रही है। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वो गाड़ी से उतरे और आसपास देखने लगे कि आसपास कुछ मिल जाए जहां वो रात गुजार सकें। तो उन्हें एक पहाड़ के ऊपर एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई घर हो और उसके बाहर लालटेन जल रही हो। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके वहां पहुंचता हूं और मदद मांगता हूं कि मुझे आज रात के लिए पनाह दे दें, क्योंकि बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है, और सुबह होते ही कुछ देख लूंगा कि क्या करना है। वो हिम्मत करके उस पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे और रास्ता बनाते हुए पेड़ों से, झाड़ियों से, मिट्टी से होते हुए उस घर की तरफ जाने लगे। सिर्फ हल्की हल्की फुहार हो रही थी, मगर बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। वो तेजी से चढ़ने लगे कि जल्द से जल्द तेज बारिश शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाओ। उन्होंने आधा पहाड़ ही चढ़ा होगा कि उन्हें सीटियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। उन्होंने इग्नोर किया कि शायद हवाओं की वजह से ये आवाज आ रही होगी, दरख्तों से टकरा के, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। पर अब उन सीटियों की आवाज तेज होने लगी और वो इस बात को मजीद इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तेज कदमों से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और अब उन्हें ढोल की आवाज आने लगी, जैसे आसपास कोई ढोल बजा रहा हो। वो एकदम रुके और अपने चारों तरफ देखने लगे, मगर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दरख्त ही दरख्त थे। उस जगह से उनको अपनी गाड़ी दूर नजर आ रही थी और नीचे जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो आधी पहाड़ी चढ़ चुके थे। वो आगे उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए और अब उन्हें वो घर साफ नजर आ रहा था, मगर फिर उन्हें अपने उल्टे हाथ पर रोशनी नजर आई, जिसकी तरफ वो मुतवज्जा हुए। तो वो देखते हैं कि वहां दरख्तों के पास आग जल रही है। वो समझे शायद कोई मकामी लोग आग जला के बैठे हैं, तो वहां जाके उनके साथ बैठ जाऊंगा और रात गुजार लूंगा, और फिर उस तरफ जाने लगे। पर जैसे जैसे वो करीब जाते, उन्हें ढोल के साथ सितार के बजाने की आवाज भी आती है। शायद वहां लोग संगीत बजा रहे हों या सुन रहे हों। वो आगे बढ़ते रहे और अब उन्हें उस आग के पास कई लंबे लंबे लोग नजर आए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, खौफ भी था, रोंगटे भी खड़े हो गए, पर वो उस तरफ जाते रहे। जब वो करीब पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत खौफनाक था। वहां 4 लोग थे, 3 की पीठ उनकी तरफ थी और एक उन तीनों के पीछे था जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी और जब वो पलटे तो मामू देखते हैं कि उन सब के चेहरे पिचके हुए हैं और उनके सर पर सींग है। दूसरे शख्स के माथे पर एक तीसरी आंख थी जो ऐसे लग रही थी जैसे खून में लथपथ हो या जख्म हो उसमें, और तीसरी उन्हें औरत लगी थी जो इंतहा से ज्यादा भयानक और बदसूरत थी और जिसका जिस्म बेढंगा था। जो शख्स ढोल बजा रहा था उस पे बस थोड़ी नजर पड़ी थी तो वह देखते हैं कि उसकी आंखों की डेलियाम नहीं थी और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा स्याह कुत्ता था। मामू की बस इन सब पे थोड़ी देर ही नजर पड़ी होगी और उन्हें देखते ही उन्होंने पहाड़ पे दौड़ लगा दी और भागते गए और ऊपर चढ़ते गए, और फिर उनका पांव फिसला और वह पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर गए। सुबह मामू वहां के स्थानीय लोगों को बेहोश मिले थे, शायद उसी घर के लोगों को जहां लालटेन की रोशनी जल रही थी। वह जब उन्हें मिले तो वे बता रहे थे कि वे बुरी तरह ठंड से कांप रहे थे और एक छोटे बच्चे की तरह एक दरख्त के पास इस तरह पड़े थे कि उन्होंने अपने घुटने अपने सीने से जोड़े हुए थे और अपना सिर उन घुटनों पर डाला हुआ था जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में होता है। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनका मुंह बहुत सूखा था। वे कुछ कहना चाहते थे मगर उनके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वे अपना मुंह एक मछली की तरह खोलते और सांस लेते और फिर बिना कुछ कहे बंद कर देते। लोगों ने उन्हें मान सहरा पहुंचाया जहां से हम लोग उन्हें वापस मर्दान ले आए। मामू न कुछ बोल पाते थे, न ही खुद से खाना खा पाते थे। उनके बाल गिरने लगे और 1 हफ्ते के अंदर उनके सिर के बाल ऐसे हो गए जैसे बीच बीच में से किसी ने उधेड़ दिए हों, और फिर उनके जो बचे कुचे बाल थे वे सफ़ेद होने लगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका सिर पूरा सफ़ेद हो गया। वे बहुत कमज़ोर हो गए थे और धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। हमने उन्हें बहुत डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है। यह एक अनजानी बीमारी थी, पर तकरीबन 4 हफ्ते बाद मामू ने धीरे धीरे कुछ अल्फाज बोलना शुरू किए और उसके बाद वे दिन गुजरने के साथ साथ बेहतर होते चले गए। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने लग गए और ये वह वक्त था जब उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। हम सब बहुत हैरान थे कि यह सब 3 महीने पहले हुआ और हमें आज पता चल रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मामू ठीक हो गए
और हमें किसी किस्म के रूहानी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मामू ने उसके बाद टैक्सी चलाना छोड़ दी और अब रात में ऐसी जगहों पर कभी सफ़र नहीं करते। ये था आज का खौफनाक वाक़या।